Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the Hindu newspaper analysis of 9 जनवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं, तो इसमें हम आर्टिकल डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल को। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो क्या बताता है कि जो हमारे माधव गाडगिल जी हैं उनका भी क्या हो गया है, डेथ हो गई है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हु वॉज माधव गाडगिल, कि माधव गाडगिल कौन थे। और सेकंड इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है। और सेकंड आर्टिकल है वो है एक हमारी डिसीज़ है जो कि स्पिना बिफिडा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड आर्टिकल है जयशंकर प्रसाद जी जो अभी यूरोप में विजिट के लिए जा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ आर्टिकल हमारा है वो क्या किस डिसीज़ के बारे में बताता है, टाइफाइड केसेस के बारे में बताता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो इसमें बताया है कि वॉइस ऑफ पीपल ड्राइवन कंजर्वेशन, यानी कि इसके अंदर जो हमारे ये गाडगिल जी हैं उनका अभी वेडनेसडे को क्या हुआ, पुणे के अंदर क्या हो गई, वो उनकी डेथ हो गई। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो माधव गाडगिल जी हैं वो कौन हैं। तो माधव गाडगिल जी हैं जिन्होंने क्या किया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी उन्होंने कहाँ पर स्टार्ट किया है, वेस्टर्न घाट में। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्टर्न घाट जो हमारा मैप में है वो कहाँ पर है। तो ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, एक सेकेंड, जो हमारा ये वेस्टर्न घाट है यानी कि ये हमारा इंडिया का साउथ साइड है, तो ये इस साइड वाला हमारा पूरा का पूरा क्या है, वेस्टर्न घाट है। तो इसके ऊपर इन्होंने जो गाडगिल जी हैं इन्होंने अपनी कुछ कमेटीज लाई थी जिसका नाम था गाडगिल कमेटी। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है, गुजरात से लेकर हमारा नीचे केरल तक फैला हुआ है। तो ये गुजरात का यहाँ कुछ एरिया है, फिर हमारा महाराष्ट्र का, एंड देन गोवा का, उसके बाद हमारा कर्नाटका का, एंड नीचे हमारा केरला का कुछ एरिया फैला हुआ है। तो वेस्टर्न घाट जो कि हमारे गुजरात टू केरला तक फैला हुआ है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो गाडगिल जी हैं उन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न घाट में क्या काम किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी गाडगिल जी ने, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसको हम क्या कर देंगे, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में डिक्लेयर कर देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि जो हमारा ESA है यानी कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो उसको हम तीन कैटेगरी में यानी कि 3 जोन में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट जोन होगा ESZ1, एंड सेकंड इज ESZ2, एंड थर्ड इज ESZ3। और उन्होंने बताया था कि जो हमारे जोन 1 और जोन 2 है उस पर जो इंडस्ट्रीज माइनिंग वगैरह करती हैं वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। जो भी इंडस्ट्रीज को माइनिंग करनी है वो कहाँ पर करनी है, जोन 3 में करनी है। तो ये जो हमारी गाडगिल की जो कमेटी थी वो 2011 में लाई गई थी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उनको जोन 3 में बांट दिया जाएगा और जो जोन 1 और जोन 2 है उस पर कोई भी इंडस्ट्री माइनिंग वगैरह या जो भी उनको काम करना है वो उन 2 जोन में नहीं किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, जोन 3 में किया जाएगा। पर ये गाडगिल जी की 2011 की जो कमेटी थी उन्होंने ज़्यादा काम नहीं कर पाया, ज़्यादा लोगों ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद जो हमारी एक कमेटी आई थी, एक रिपोर्ट आई थी कस्तूरी रंगन कमेटी, वो भी हमारा सेम किसके ऊपर आई थी, वेस्टर्न घाट के ऊपर आई थी। कब आई थी, 2011 में। इनकी कमेटी में क्या बोला गया था कि जो वेस्टर्न घाट है उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, नेचुरल लैंडस्केप, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, हमारा कल्चरल लैंडस्केप। तो इसमें बताया गया था कि जो नेचुरल लैंडस्केप होगा जिसको हम कितना 37% मानेंगे, उन पर हम बिल्कुल भी कोई माइनिंग वगैरह या कुछ भी काम नहीं करेंगे। जो हमारा बाकी का जो कल्चरल लैंडस्केप बचते हैं वहाँ पर हमें जो भी काम करना है वो करेंगे। तो इनको ज़्यादा बताया गया था क्योंकि हम अगर वहाँ पर देख पा रहे थे जो गाडगिल जी की है जोन 1 और जोन 2 कहीं ना कहीं ज़्यादा एरिया हो रहा था कि उसमें बताया गया था कि अगर ज़्यादा हम इकोनॉमिक जोन डिवाइड कर देंगे तो माइनिंग वगैरह कहाँ पर करेंगे। तो कस्तूरी रंगन जी ने इसी जो हमारी गाडगिल जी की कुछ कमेटी में कुछ कमियाँ थी उन्हीं को पूरा करते हुए उन्होंने क्या बोला कि हम सिर्फ
जो हमारा नेचुरल लैंडस्केप है जहां हम बिल्कुल भी माइनिंग करेंगे वो सिर्फ कितना एरिया होगा, 37% एरिया होगा, बाकी पर हम क्या कर सकते हैं, माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, दो कमेटीज थी जो कि वेस्टर्न घाट के लिए लेकर आई गई थी, जिस पर हमें जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए थे। तो ये हमारी दो कमेटीज थी। तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, अभी हमने देखा कि वेस्टर्न घाट से कहाँ तक, गुजरात से हमारे केरला तक फैला हुआ है। सिर्फ ये जो कमेटीज हैं, गाडगिल कमेटीज और कस्तूरी रंगन कमेटी, सिर्फ ये प्रोटेक्शन देती हैं वेस्टर्न घाट को। और अभी देखते हैं कि क्या 2011 से पहले ऐसी कोई कमेटी वगैरह थी जो वेस्टर्न घाट की प्रोटेक्शन कर रही थी। तो इसमें बताया गया था कि जो 2011 से पहले क्या था, सरकार ने क्या बोला था कि जो भी वहाँ की जो भी पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पर हम माइनिंग वगैरह करेंगे। बट वहाँ के जो लोग रह रहे थे, जो ट्राइब्स वगैरह थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक वगैरह की कि नहीं, हम ये ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। अगर हम जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी पहले रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वहाँ क्या काम करेंगे। तो इसी को देखते हुए 2011 में गाडगिल समिति आई और उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको वहीं पर रखा जाएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज है वहाँ के नेचर की, हमसे ज़्यादा वहाँ के ट्रेडिशनल जो हैं उनको ज़्यादा पता है कि यहाँ पर क्या कैसा क्या होगा। तो इसलिए सबसे पहले गाडगिल जी ने यही किया है कि वहाँ के लोगों को वहाँ से बिल्कुल भी हटाया नहीं जाए और उनको वहीं पर रखा जाए, जिससे वो क्या करें, वहाँ पर काम करें। तो हम देखते हैं कि जो वहाँ पर स्पीसीज वगैरह हैं वो कौन सी है। एक तो वहाँ पर है नीलगिरी तहार है, जिसका जो आईसीएन स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। दूसरा वहाँ पर एक लोइन की स्पीसीज है जिसका आईसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है। तो इसमें बताया गया है। तो जो इसमें हमने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारी कौन सी कमेटीज थी, एक तो हमारी गाडगिल कमेटी थी और दूसरी हमारी कस्तूरी रंगन कमेटी थी, जो कि 2013 में लेकर आई गई थी। तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है कि कैसे क्या। में अब हम डिस्कस करेंगे नीलगिरी तहार के बारे में। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, हमारा केरला में है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नीलगिरी तहार है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब आया था। वो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ये नीलगिरी तहार है फर्स्ट बायो रिजर्व है, जो कि कब आया, 1986 में आया। और इसका अगर जियोग्राफी एरिया देखते हैं तो ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में यानी कि वेस्टर्न घाट में ये फैला हुआ है, जिसका कुल किलोमीटर कितना है, 5520 किलोमीटर के एरिया में ये नीलगिरी तहार फैला हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर बंगाल टाइगर है नीलगिरी तहार के अंदर, एशियन एलिफेंट है नीलगिरी तहार है, लोयन टेल्ड मॉस्क्यू है एंड मालाबार जियंट स्क्वेल है, रिच फ्लोरा है। ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, जो स्पीसीज हैं, ये इसके अंदर पाई जाती हैं। किसके अंदर, नीलगिरी तहार के बारे में। तो इसके अंदर हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए हैं, दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट हमारा था गाडगिल कमेटी और साथ में कस्तूरी रंगन कमेटी, और सेकंड था हमारा नीलगिरी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो सेकंड जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा है GS2 हेल्थ से रिलेटेड। तो इसके अंदर बताया गया है कि वाई अवेयरनेस अबाउट फोलिक एसिड इज द की टू प्रिवेंट स्पिना बिफिडा। इसमें कहते हैं कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए किसके बारे में, फोलिक एसिड के बारे में। अगर जो फोलिक एसिड क्या होता है, एक टैबलेट होती है जो कि जो जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है किसी महिला की, उसको स्टार्टिंग में ही फोलिक एसिड देने की सलाह दी जाती है। तो ये केस अभी क्या होता है, अगर हम फोलिक एसिड प्रॉपर महिलाओं को नहीं दे पाते हैं तो उससे जो हमारा न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें कहीं ना कहीं स्पिना बिफिडा की एक बीमारी आ जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि ऐसा न्यूज़ में क्या है कि हमें क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है फोलिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि इंडिया के तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी फोलिक एसिड के बारे में पता ही नहीं है। तो अभी एक केस आया है कि झारखंड की एक महिला है जिसकी बच्चा अभी 7 मंथ का बच्चा है, उसके अंदर अभी स्पिना जो बिफिडा नाम की बीमारी है वो आ गई है, वो हुई है। तो किसकी वजह से हुई है कि उन्होंने प्रॉपर क्या था, फोलिक एसिड का यूज़ नहीं किया था। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि जो स्पिना बिफिडा है उसकी कंडीशन इंडिया के अंदर क्या है। तो स्पिना बिफिडा की जो कंडीशन इंडिया के अंदर है कि एवरी ईयर यानी कि हर साल 25,000 जो केसेस हैं वो स्पिना बिफिडा के इंडिया के अंदर आते हैं, जो कि एक सीरीज दिन पर दिन होती जा रही है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि स्पिना बिफिडा है क्या। तो स्पिना बिफिडा क्या है, एक क्रिटिकल डिफेक्ट है किसके अंदर, न्यूरल ट्यूब के अंदर। एक हमारी जो क्या होती है
तंत्रिका होती है उसके अंदर डिफेक्ट आना क्या है, स्पिना बिफिडा है। वेयर द स्पिनल कोड डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली इन द फेटस एंड लीडिंग टू वेरिड पैरालिसिस, इनकंसिस्टेंट और मोबिलिटी इश्यूज। यानी कि ये क्या कहता है कि अगर किसी के अंदर से मतलब कि तकरीबन बच्चों के अंदर होती है, अगर उनके अंदर स्पिनल बिफिडा है तो उसका जो स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर काम नहीं करने का, और साथ में क्या है वो पैरालिसिस होगा। तो अभी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा क्या है कि जो स्पिनल बिफिडा है ये एक तो हमारा फोलिक एसिड की कमी से होता है, साथ में क्या है विटामिन B19 की जो सप्लीमेंटेशन होती है वो प्रॉपर एक महिला को प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेती है, तो उसकी कमी की वजह से ये हमारा स्पिनल बिफिडा होता है। तो ये कहता है कि ए बर्थ डिफेक्ट वेयर द स्पाइन एंड स्पाइनल कोड फेल टू डेवलप फुली इन अर्ली प्रेगनेंसी फॉर्मिंग ए गैप। यानी कि क्या होता है कि जैसे कि बच्चे की क्या, एक सेकेंड, जो बच्चा है उसकी जो बैकबोन होती है उसके अंदर एक लंप टाइप का कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पाइन और स्पाइनल कोड है वो प्रॉपर डेवलप होने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये एक तरह का टाइप है किसमें जो न्यूरल ट्यूब है उसके अंदर डिफेक्ट होना। अब डिस्कस करते हैं कि जो स्पिना बिफिडा अगर किसी बच्चे के अंदर डिसीज आ जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो सिम्टम्स है उसके अंदर क्या है, बोवल और ब्लेडर इश्यूज आ जाते हैं, यानी कि उसके हमें टॉयलेट वगैरह की दिक्कत हो जाती है बच्चे को, एंड बैक पेन यानी कि उसके बैक में पेन होता है, वीकनेस और लैक ऑफ मोमेंट इन द लेग्स। यानी कि सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे सिम्टम्स है वो क्या है कि जो उसकी स्पाइनल कोड है उसमें दिक्कत होती है, लंप एक तरह का लंप बन जाता है, और सेकंड है वो पैरालिसिस हो जाता है लेग से, यानी कि उसके लेग है जो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिम्टम्स है। सेकंड जो हम देखते हैं इसके अंदर कि प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन यही है कि हमें प्रॉपर जो एक प्रेगनेंसी महिला है उसको अर्ली वीक में ही जब उसे पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो देन उसको क्या देनी चाहिए, फोलिक एसिड देनी चाहिए कि वो प्रॉपर एक फोलिक एसिड का यूज कर सके, जिससे उसकी आयरन की कमी एंड देन विटामिन कंप्लीट हो सके। और जो हमारा थर्ड है कि अगर किसी बच्चे को स्पिना डिफिडा की दिक्कत होती है तो क्या उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो बोला गया है कि एज सच उसका अभी कोई ऐसा क्योर नहीं है कि हम उस कंडीशन को क्या कर सके, प्रॉपर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी आ रहा है कि जो स्पिना डिफिडा है उसको सर्जरी वगैरह से ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारा है इसका जो हमारे टाइप्स ऑफ ये जो ट्रीटमेंट है ये हो गया, एंड देन वी आर डिस्कस द टाइप ऑफ स्पिना बिफिडा कि इसके टाइप्स क्या हैं। जो हमारी स्पिना बिफिडा है तो उसका फर्स्ट टाइप है अकुल्टा। ये हमारा ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये देखें तो हमें प्रॉपर दिखता भी नहीं है कि ये एक्सरे के थ्रू हमें देखना पड़ता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर स्पिना बिफिडा की प्रॉब्लम है या नहीं। तो सेकंड हमारा है मेनी ग्लोसेल, ये हमारी नेक्स्ट मोस्ट सीरियस टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है एक लंप वगैरह बनना शुरू हो जाता है स्पाइन के अंदर। और जो थर्ड है हमारा वो क्या है, मिलो मैनीगोसिले, यानी कि ये क्या है हमारी मोस्ट सीरियस, सबसे मोस्ट सीरियस क्या है, स्पिनल डिफिडा की टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये जो पूरी की पूरी कंडीशन है, यानी कि इसमें बच्चा पैरालिसिस भी हो सकता है और साथ में उसको वीकनेस और प्रॉपर उसके जो बैक पेन होता है, ये सारी कंडीशन इसके अंदर जो ये थर्ड टाइप है इसके अंदर आती है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा एक सेकेंड इसमें मैं बताती हूँ कि जो दिखती किस प्रकार की है, यानी कि जो हमारी बैक होती है, जो स्पिनल कोड होती है, उसके अंदर इस तरह का एक लंप बन जाना, एक जैसे कि हम बोल सकते हैं अपनी भाषा में फोड़ा बन जाना, वो एक स्पिना बिफिडा का एक लक्षण होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो सिम्टम है वो क्या है स्पिना बिफिडा के। सबसे पहले एक बेबी के अंदर, बेबी की बैक में एक तरह का हमें लंप दिखना, वही क्या है हमारा लक्षण है, यानी कि सिम्टम है किसका, स्पिना बिफिडा का। और दूसरा है पैरालिसिस हो जाना बाय किसके, लेग के। और तीसरा क्या है बाउल और हमारा ब्लेडर का कंट्रोल ना हो पाना, वही हमारा क्या है जो स्पिना बिफिडा का सिम्टम है। तीसरा क्या है जो ब्रेन है उसका फ्लूइड बिल्डअप इन द ब्रेन, इसमें ये हमारा पूरा का पूरा ये क्या है इसके सिम्टम्स हैं। और इसमें बताया गया है कि जो ट्रीटमेंट अगर किसी बच्चे को स्पिना बिफिडा होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट अभी बताया है सर्जरी और साथ में क्या है फिजिकल थेरेपी और मेडिकेशन के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, किसको, स्पिना बिफिडा को। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था कि कैसे
हमारे इंडिया में जो केसेस हैं स्पिना बिफिडा के वो बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो हर साल 25,000 केसेस है स्पिना बिफिडा के बढ़ते हैं। तो कोई भी महिला है, तो इसमें आर्टिकल में ये भी बताया है कि जो हमारा एक तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, जो औरतें हैं उनको नॉलेज देनी पड़ेगी कि हाँ उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी में ही क्या करना पड़ेगा, फोलिक एसिड को खाना पड़ेगा, और साथ में ही क्या हर किसी को एक तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा कि इसकी वजह से अगर हम प्रॉपर फोलिक एसिड का यूज नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, स्पिना बिफिडा जो कि बच्चे का वोम में ही बनना शुरू हो जाएगा, और वो आफ्टर आफ्टर बच्चे के जन्म के बाद तो उस वो दिखना प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा, बैक में एक लंप बनना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है बच्चे को पैरालिसिस भी हो सकता है, और साथ में ये एक तरह का लंप बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या सेकंड आर्टिकल डिस्कस किया। आज का हमारा थर्ड आर्टिकल है वो क्या है कि एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इशूज नोटिस टू गुजरात गवर्नमेंट ओवर ए टाइफाइड केसेस स्पाइक। यानी कि क्या हो रहा है कि गुजरात के अंदर किस कहाँ पर, गांधीनगर में क्या हो रहा है कि जो टाइफाइड के केसेस हैं वो क्या बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। तो इंक्रीज वो किस वजह से हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं कि जो वहां पर वो पीने का वाटर था उसके अंदर क्या हुआ है, एक सेकंड, उसके अंदर क्या हुआ है, जो सीवेज है उसका वाटर क्या हो गया, मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ के लोग वगैरह थे जो पानी पी रहे थे, वाटर को पी रहे थे, उससे उनको क्या होना स्टार्ट हो गया, टाइफाइड होना स्टार्ट हो गया। कि डिपार्टमेंट हैज कंफर्म्ड ए टोटल 70 केसेस ऑफ टाइफाइड कंस्टेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द सिटी। यानी कि 70 से ज्यादा केसेस हैं जो इसके अंदर गांधीनगर के अंदर क्या हो गए, फैल गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइफाइड क्या है। जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, टाइफाइड फैलता है। दूसरा ये क्या होता है कि जो ये स्प्रेड होता है, जो टाइफाइड किसके थ्रू स्प्रेड होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, यानी कि जो दूषित फूड और वाटर होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो टाइफाइड है वो फैलता है। तो ये ट्रांसमिट होता है, ये नहीं टाइफाइड, तो ये ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू, ट्रांसमिट होता है फूड और वाटर के थ्रू। अगर गंदा पानी हम पिएंगे या फिर वाटर पिएंगे तो फूड खाएंगे और वाटर पिएंगे तो इससे क्या होगा, जो टाइफाइड है वो फैलेगा। तीसरा, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी को टाइफाइड है तो हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ेंगे उसके ट्रीटमेंट के लिए। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो हमारा जो टाइफाइड होता है उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो फर्स्ट सिम्टम्स है उसका हाई फीवर, चिल्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड स्टमक में पेन होना और रोज स्पोर्ट्स होना, और साथ में क्या है कफ एंड मसल मस्क, हेडेक एंड वॉमिटिंग होना और डायरिया। ये सारे किसके सिम्टम्स हैं, हमारे ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स हैं। तो ये हमने डिस्कस किया है कि कैसे गुजरात के अंदर जो गांधीनगर है उसके अंदर दिन पर दिन क्या टाइफाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, कि जो वहाँ का वाटर पाइपलाइन थी उसमें क्या हो गया, सीवेज का मिक्स हो जाना, और जिसकी वजह से हर लोग पानी को पी रहा था और उससे क्या हो गया, टाइफाइड फैल रहा है। तो ये अब हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द टाइफाइड। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो क्या है, इंडिया यूरोप के रिलेशन के बारे में है, कि जो इंडिया यूरोप ग्रोइंग टाइज कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी टू ग्लोबल पॉलिसीज। यानी कि अभी हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कहाँ पर, यूरोप में वो विजिट के लिए गए हुए हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो यूरोप और इंडिया की हम जो टाई कर रहे हैं, आपस में इनका संबंध बना रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो क्या हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। तो ये हमारी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी कि सॉरी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनकी क्या है फर्स्ट विजिट है 2026 की, कहाँ पर है, रसिया में, यूरोप में। तो इसके अंदर जो इस आर्टिकल के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक वर्ड है वो क्या है, वेबनार ट्रायंगल। तो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि वेबनार ट्रायंगल। तो जो वेबनार ट्रायंगल है वो हमारा क्या है, ये 3 कंट्रीज का, यानी कि ट्रायंगल से ही समझ में आता है कि उसके अंदर क्या 3 मेंबर होंगे। तो 3 मेंबर यहाँ पर किसके हैं, 3 कंट्रीज हैं। तो वो कौन सी है, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी। तो ये हमारे 3 कंट्रीज हैं किसके अंदर, वेबनार ट्रायंगल के अंदर। और ये हमारे क्या थे, आज के आर्टिकल थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड देखते रहिए कुछ ऐसे ही वीडियो, एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।